चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट के बारे में। तो देखिए 12th के फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव या अलाइव 25 ईयर हेंस इज 0.3, यानी एक मैन 25 साल तक जिंदा रहता है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 है। तो एक इवेंट मानता हूं मैं ए, और ए इवेंट में लिखता हूं मैन विल बी अलाइव 25 ईयर्स, ठीक है। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे दी आपको पी ऑफ ए, कितना, 0.3। ये लाइन आप समझ गए होंगे। उसके बाद में ये बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ, बी एक इवेंट मानो, हिज वाइफ विल बी अलाइव 25 ईयर तक, यानी उसकी वाइफ 25 ईयर तक जिंदा रहती है, उस बात की प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा ही है, ठीक है ना। 0.4 कितनी है, 0.4। ये लो, इतना आप समझ गए होंगे। यहां पे एक चीज नोटिस करना कि इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ना तो इस पे डिपेंड कर रही है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना इस पे डिपेंड कर रही है, नहीं ना, क्योंकि इसके जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है इसके जिंदा रहने पे डिपेंड नहीं करेगी, ये जिंदा रहे इस पे डिपेंड नहीं करे, ये जिंदा रहे इस पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करें। तो ये दोनों इवेंट क्या आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 25 ईयर हेंस, यानी 25 ईयर तक आपको फर्स्ट ए में फाइंड आउट करना है, ए, इसका ए फाइंड आउट करना है, बोथ विल बी अलाइव, पी ऑफ बोथ विल बी अलाइव, दोनों जिंदा रहते हैं। बोथ के लिए अपन इंटरसेक्शन यूज करते हैं, तो बोथ के लिए इंटरसेक्शन यूज कर दो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहां से वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो पी ऑफ ए की वैल्यू, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0.3 और इसकी वैल्यू 0.4, दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगी 0.12। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर। तो अब बी देखो, इसका बी में ये बोल दिया कि ओनली मैन विल बी अलाइव, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, ओनली मैन की, ओनली मैन, ठीक है ना, ओनली द मैन विल बी अलाइव। इस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ओनली ए, ठीक है ना, क्योंकि जो मैन आपका अलाइव रह रहा है वो क्या है, ए इवेंट है। अब इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि कंप्लीट ए में से आप इसके ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर लो, ओनली ए आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास में है 0.3 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी 0.12, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ गई 0.18। ये आपका इसका आंसर। नेक्स्ट इसका सी क्या है वो देखिए। सी में आपको फाइंड आउट करना है ओनली द वुमेन, ठीक है ना, हिज वाइफ या ओनली हिज वाइफ लिख देता हूं, एक ही बात है ना, ओनली हिज वाइफ या फिर ओनली वुमेन लिख देता हूं, बात एक ही है भाई, ओनली वुमेन। ये लो, ह्यूमन को शो कौन कर रहा है, बी इवेंट, तो पी ऑफ ओनली, ये पूरा लिख देना आप, ओनली बी। ओनली बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ बी में से माइनस करवा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4 माइनस 0.12, आंसर आ जाएगा इसका 0.2
टू 8। ठीक है, ये सी का ऑप्शन आ जाएगा भाई, सी। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसका, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलीव। ठीक है ना, कम से कम एक अलीव कर रहा है, तो एक में से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कर देंगे। देखो डी आपका क्या है, डी पी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलीव। इसका मीनिंग समझना, कम से कम एक जिंदा रहता है, तो कम से कम एक जिंदा, तो दोनों की जो डेड की है ना वो निकाल लो। ठीक है ना, मरने की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो ये जिंदा रह रहा है उस बात की, अलीव रह रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, और ये मान लीजिए डेड हो गया तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। और इसकी मैं बात करूं तो पी ऑफ बी डैश की वैल्यू कितनी आई, 0.6। ठीक है, 1 में से माइनस करने के बाद में, तो 1 में से माइनस कर दो। किसको माइनस करोगे, कि ये दोनों के डेड होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ना, एटलीस्ट वन देम विल बी अलीव, यानी कम से कम एक पर्सन आपका क्या रह रहा है, जिंदा रह रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, इसको आप माइनस कर दोगे ना 1 से, तो ये वाला केस आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस 0.7 इंटू 0.6, तो 1 माइनस ये वैल्यू 0.42। ठीक है ना, इसको आप माइनस करोगे तो 0.58 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो मैं आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट कृष्णा विल बी अलीव या अलाइव 10 ईयर, यानी जब कृष्णा 10 साल के लिए जिंदा रहता है उस बात की प्रोबेबिलिटी दे दी। तो ए इवेंट मान लेता हूं, कृष्णा विल बी अलाइव 10 ईयर्स, उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे दी कितनी, 7/15। और उसके बाद में बी एक इवेंट और है, हरी विल बी अलाइव 10 ईयर, यानी जब हरी 10 साल के लिए जिंदा रहता है उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ की बात बोली हुई है, बोथ यानी इंटरसेक्शन यूज करेंगे, कृष्णा एंड हरी विल बी डेड इन 10 ईयर, यानी 10 साल बाद में वो मर जाते हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 10 साल के लिए कृष्णा जिंदा रहता उस बात की प्रोबेबिलिटी है, तो डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके मरने की प्रोबेबिलिटी। तो मरने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से इसको माइनस कर दो तो 8/15 आ जाएगा, और इसको माइनस कर दो तो पी ऑफ बी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/10। ठीक है, अब ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिंदा रहना और मरना कभी भी एक मैन दूसरे मैन के जिंदा रहने और मरने की यानी मरने पे आपस में वो क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। उस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वो इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों डिपेंड आपके एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं इसको, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन कृष्णा 10 साल के लिए जिंदा रह रहा है और हरी 10 साल के लिए जिंदा रह रहे हैं, तो दोनों जिंदा रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड थोड़ी करेंगे। ठीक है ना, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है।
तो देखो यानी ये दोनों डेड हो रहे हैं, उस बाद दोनों डेड हो रहे हैं, तो बोथ की कंडीशन तो इंटरसेक्शन यूज कर दिया, और पी ऑफ ए डेज की वैल्यू है 8/15 इंटू इसकी वैल्यू है 3/10। सोल्व कर देते हैं, ये कितना आपका 5, और इससे मैं कैंसिल आउट करूं तो ये आपका 5, कितनी वैल्यू आ गई 4/25, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। थर्टीन का एक ही क्वेश्चन गिवन है आपको, 13 का ओनली 1 क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? ए बॉल कंटेन 3 वाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल, 4 रेड बॉल। तो टोटल बॉल फाइंड आउट करता हूं मैं। टोटल बॉल फर्स्ट क्या है 3 वाइट बॉल, 2 क्या है ब्लैक बॉल, और 4 क्या है रेड बॉल। टोटल बॉल कितनी हो गई 9 बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल, ए ब्लैक बॉल एंड ए रेड बॉल। यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? 3 बॉल की फाइंड आउट करनी है। तो आपकी इस बुक के अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए, 2 आंसर दिए हुए हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ठीक है ना, एक वाइट बॉल, एक ब्लैक बॉल और एक रेड बॉल। तो ड्रॉइंग ए वाइट बॉल, ए वाइट, ए ब्लैक एंड ए रेड बॉल। ये बॉल आपको ड्रॉन करने हैं भाई, ठीक है। एक तो वाइट बॉल, एक ब्लैक बॉल और एक आपकी रेड बॉल, ये बॉल आपको ड्रॉन करने हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है। एक कंडीशन तो आ गई विदाउट रिप्लेसमेंट की, एक कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन लिखता हूं मैं विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि आपने जिस बॉल को ड्रॉन किया है उसको वापस उस बैग के अंदर वापस ड्रॉप कर दी, यानी उसी बैग के अंदर वापस रख दी, रिप्लेस कर दी वापस। तो देखो मैं सबसे पहले वाइट बॉल निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं वाइट बॉल, तो आपके फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 3 है, तो ये तो लीजिए 3/9। फेवर में 3 और टोटली कितना 9। अब जो बॉल आपने वाइट निकाली उसको वापस रख दो, वापस 9 हो जाएगी ना, और 3 वापस वाइट हो जाएगी। अब आप निकालो कौन सी बॉल निकालनी? ए ब्लैक बॉल निकालनी। तो ब्लैक इन 2 में से निकलेगी, तो आपके फेवर में 2, टोटल अभी भी 9 है रिप्लेस करने के बाद। अब इस वाइट को निकाली, इसको वापस रिप्लेस कर दो। अब रेड बॉल निकाल दो, तो 4/9, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट के अंदर विथ रिप्लेसमेंट के अंदर। तो इसको मैं सोल्व करूं तो ये वाली वैल्यू तो 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, और ये 81 और ये कितना 243, ये आपका फर्स्ट में आंसर आ जाएगा। कब? जब आप बॉल को निकालने के बाद में वापस रिप्लेस कर रहे हो, विथ रिप्लेसमेंट की कंडीशन आ रही है, तब आपका आंसर ये। सेकंड केस चलता है इसका विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर देखो, प्रोबेबिलिटी के लिए आप सेम लाइन लिख देना, ये वाली। आप सबसे पहले व्हाइट बॉल को ड्रॉन करनी है, तो व्हाइट बॉल कितनी है 3/, में टोटल कितनी है 9। अब इस व्हाइट बॉल को आपने ड्रॉन करके साइड में रख दी, 9 में से एक बॉल आपने निकाल ली, बची कितनी 8। अब 8 में से आपको कौन सी बॉल निकालनी? ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल अभी भी 2 है, तो 2/8 आ जाएगा। अब इसमें से एक माइनस और कर दो, कितनी बॉल बची 7। अब आपको कौन सी बॉल निकालनी है? रेड बॉल। रेड बॉल अभी भी 4 ही है, कम यहाँ से और यहाँ से हुई है, तो रेड बॉल आपके फेवर में कितनी है 4, और टोटल बॉल कितनी बची है 7। अब कैंसिल आउट करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट होगा 2,
2 से इसको कैंसिल आउट कर दूं और 3 से ये कैंसिल आउट होगा कितना 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये तो कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है ना, सही तो हो रहा है ना, कितना आ गया ऊपर 1/21, देखो यही आंसर है, बस हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है ना, एक में प्रॉब्लम दे दी, एक में फिजिक्स प्रॉब्लम दे दी, फर्स्ट में फिजिक्स प्रॉब्लम दे दी, एक में प्रॉब्लम दे दी, तो मैं एकदम फिजिक्स को उठा रहा हूं और प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं बस, ठीक है। तो देखो इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। टेंथ का 14 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या बोला हुआ है। देखो फर्स्ट के अंदर ए प्रॉब्लम द फिजिक्स इज गिवन द 3 स्टूडेंट ए बी सी हुज द चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3, 1/4, 1/2, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ए और बी और एक सी है उसी के अकॉर्डिंग में ले रहा हूं, ठीक है। देखो ए क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। इस बात की प्रॉपर्टी दे दी कि ए इज सोल्व द प्रॉब्लम, ए विल बी, या ए इज सोल्व कर देता हूं, ए सोल्ड, ए इज कर देता हूं, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है ना। फिजिक्स प्रॉब्लम है यहां पे, ठीक है ना, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, इज सोल्व्ड बाई ए। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पी ऑफ ए आ जाएगी। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/3 सॉरी, और बी एक स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाई बी। इस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इक्वल टू 1/4, और सी की द्वारा सोल्व हो रही है तो सी के लिए सेम लाइन लिखो, और पी ऑफ सी की वैल्यू में लिख देता हूं 1/2। उसके बाद में देखो तीनों पर्सन आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तो तीनों की तीनों इंडिपेंडेंटली सोल्व करेंगे। देखो हु इज द चांस ऑफ सोल्विंग इट, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब तीनों कैंडिडेट है, तीनों स्टूडेंट हैं, वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो ए सोल्व कर रहा है तो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बी सोल्व कर रहा है तो ए और सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सी सोल्व कर रहा है तो ए और बी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि खुद का माइंड है, दूसरे की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो खुद के माइंड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, तो तीनों इवेंट आपके क्या है, इंडिपेंडेंटली इवेंट है, ठीक है। अब अगले ने बोला है कि प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 में से माइनस कर दो, किसको माइनस करना है, जो प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है, तो P ऑफ प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड, ये लो। अब A सोल्व कर रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, तो A से सोल्व नहीं होगी, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से ये माइनस कर दो, 2/3 होगी। B सोल्व कर रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो रही है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है। C से प्रॉब्लम सोल्व हो रही है और C से सोल्व नहीं होगी, उस बात की प्रोबेबिलिटी P ऑफ C डैश 1 में से माइनस करो तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है।
यानी तीनों से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो 1 में से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, उन तीनों को आप माइनस कर दो। इंडिपेंडेंटली है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इंडिपेंडेंटली है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश, ये लिख सकता हूँ। सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी है 2/3, इसकी वैल्यू कितनी है 3/4, इसकी वैल्यू है 1/2, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स प्रॉब्लम ध्यान रखना, तो आप लिख सकते हो फिजिक्स प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय ए, तो ये फिजिक्स प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय बी ये, और फिजिक्स प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय सी ये, ठीक है। बात एक ही है, मैंने प्रॉब्लम लिखा ओनली, क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सेम बनाने वाला हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि 3 पर्सन है ए बी कैन सोल्व ए प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इसमें इंडिपेंडेंटली बोल दिया, तो मैं यहीं पे ऐसे लिख रहा हूं, तो जो आपका ए इवेंट है ना वो ये सेम ही है, तो मैं पी ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं ओनली। कितनी वैल्यू दे दी आपको 1/3, और पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दे दी 1/4, और पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी दे दी 1/5। फाइंड द प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, पी फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी वही है, क्या है प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 1 में से माइनस कर दो, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, कि वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो नहीं होगी तो सोल्व हो रही उस बात की प्रोबेबिलिटी तो लिखी हुई है, और नहीं होगी तो डैश लगा दो सब पे, डैश लगा के 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस करूँ तो 2/3, पी ऑफ बी डैश 1 में से माइनस कर दो तो 3/4, पी ऑफ सी डैश 1 में से माइनस कर दो 4/5, तो 1 माइनस सेम ही आ जाएगा, ये लाइन लिख दो फिर ये लिख दो, तो मैं ये लिख रहा हूँ, इसको आप ना ये भी तो लिख सकते हो ना, ए डैश बी डैश सी डैश, बात एक ही है ना, बताया हुआ है सारा, तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश पी ऑफ सी डैश, वैल्यू पुट करो, तो 1 माइनस 2/3, 3/4, 4/5, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 1 माइनस 2/5, ये आ जाएगी 3/5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है भैया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 18D को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।